हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि बीपीएससी एईडीओ का पहला जो पेपर है समाप्त हो चुका है, जो कि 14 और 15 अप्रैल का हुआ था। ठीक है, और उसी के आधार पे जैसा कि 15 और 14 अप्रैल का जो पेपर हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो भी मेरे दोस्त अब एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं 17 से लेके और 21 अप्रैल के बीच में, बिल्कुल उनको ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा जो आप इस क्लास में कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से 14 और 15 जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश ये सभी के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी ही प्रश्नों को मैंने इस एक ही क्लास में रखा हुआ है, जो तीनों पेपर आपके हुए हैं, जो तीनों पेपर आपके भी होने वाले हैं, जो एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, बिल्कुल इस क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हाजिर हूँ। और खास करके ये जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि पेपर आपके एग्जाम हॉल में जिस तरीके से आ रहे हैं, जिन टॉपिकों से आ रहे हैं, जिन जिन टॉपिकों से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैंने उन्हीं टॉपिकों के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है जो आपके एग्जाम हॉल में आएंगे, ये तय है। ठीक है, तो चलिएगा, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, बिल्कुल आप लोग जो है क्लास को अंत तक देखना। और क्लास को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि अब जो भी आप लोगों के दिन बचे हुए हैं उसमें आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करना है, जो कि हम आपके साथ डेली सुबह और शाम दोपहर तीनों टाइम आपको करा रहे हैं। और कल आपके पास एक दिन का समय भी है, तो आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कल जो है सुबह में भी आपकी क्लास होगी, दोपहर में भी होगा और शाम में भी होगा, तो उन क्लासेस को भी जरूर देख लीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित हैं? क्वेश्चन नंबर पहला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर पता है तो आप मेरे साथ आप हर एक प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे, मेरे साथ हर एक प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बिहार में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है? जो भी मेरे दोस्त बताए हैं 25%, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने भी सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न की जो है, एक शिक्षा प्रशासन के रूप में विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी जो है तरीका क्या है? क्वेश्चन नंबर दो। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? पूछा गया है कि एक शिक्षा प्रशासन के रूप में विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि छात्रों और शिक्षकों के बीच संवाद को बढ़ावा देना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है? नया शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है? क्वेश्चन नंबर तीन। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, क्या होने वाला है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 5 3 3 4, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 5 + 3 + 3 + 4। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे कि प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ चुके हैं, और चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आपसे पूछा गया है कि प्रति उपकार का सही संधि विच्छेद क्या होने वाला है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे मेरे से पहले से क्लासेस कर रहे हैं उनको पता है यहाँ पे कि जो त है, आधा त यहाँ पे दिख रहा है, वो हमेशा छोटी ती में बदलता है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये तो दोनों गलत। और यहाँ पे देखो य में उ का मात्रा है तो उपकार होगा, क्या हो जाएगा? उपकार।
अब कार वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, आप राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है क्लियर, हर एक प्रश्न समझते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे अरड़े रोदन मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अरड़े रोदन मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अरड़े रोदन मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, व्यर्थ का विलाप या जिसका कोई प्रभाव न हो, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। कह रहा है आप लोग से कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें जो है शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है वह सीता की पुस्तक है, बिल्कुल जो है शुद्ध है। यहाँ पे लिखा है मेरे को घर, मेरे को कोई शब्द नहीं होता है भाई साहब, सीता का पुस्तक अच्छा है। का यहाँ पे बिल्कुल गलत कर देगा। मैंने बाजार जाना है, मैंने बाजार जाना है, मैंने होता थोड़ी ना, मुझे बाजार जाना है, इस तरीके से होता है ना। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा, एक ही क्लास में आपको मैंने हिंदी, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ, ये सभी के सभी प्रश्नों को रखा है जो आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तीनों ही पेपर के। तो बिल्कुल आपका सपोर्ट हमें मिलना चाहिए। बख्तियार खिलजी जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बताता है? क्वेश्चन नंबर 8, आठवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बताता है? क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 21A बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? एक बार क्लास को लाइक करके सभी लोग शेयर कर दो, जिनका भी पेपर बाकी है, ताकि सभी लोगों के पास पहुंच सके ये क्लास। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ ये क्लास हो रहा है, और खास करके आप देखना जब एग्जाम हॉल से निकलोगे तो इन प्रश्नों की अहमियत उस समय आपको पता चलेगा। तो जिन्होंने बताया D2O, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी कूट भाषा में बिहार को ये लिखा जाता है तो पटना को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। यदि किसी कूट भाषा में बिहार को ये लिखा जाता है तो पटना को क्या लिखा जाएगा? पता है तो फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। चलिएगा, ये रीजनिंग का प्रश्न है, लॉजिक समझेंगे हम। बी को लिखा है सी अर्थात +1, आई को लिखा है जे अर्थात +1, एच को आई लिखा है अर्थात +1, ए को लिखा है बी, एस आर को लिखा है एस, मतलब +1 किया गया। बहुत सिंपल था। पी के बाद क्या होता है? क्यूब, ये गलत। ए के बाद होता है बी, टी के बाद होता है यू अर्थात ये बी वाला गलत। एन के बाद होता है ओ, और ए के बाद होता है बी। तो यहाँ पे ए का ए लिखा है, बिल्कुल गलत, ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 4000 की राशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का जो है ब्याज कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11, अगर आपको यहाँ पे सॉल्व करने आता है तो बिल्कुल मेरे साथ सॉल्व करिए। आपके पास कॉपी और कलम है तो बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश मेरे साथ करिए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन
मूलधन आपके पास है कितना धन है 4000 गुणे दर कितना है 10% और समय कितना है 3 बटा हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, आप गुणा कर लो 4 तिया 12, 12 पे 2 जीरो लगा दो, 1200 रुपया जो है यहाँ पे साधारण ब्याज के तौर पे मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर बी। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बी को चुने हैं उनके 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विषम शब्द को चुने। विषम शब्द को चुनना है, क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। विषम शब्द को चुने, क्या लगता है आपको, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 12 बिल्कुल कह रहा है कि विषम शब्द को चुने। किलोमीटर, मीटर, ग्राम और मील, इसमें अलग कौन सा है। लॉजिकली समझेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 4 ऑप्शन है और यहाँ पे ऑप्शन 4 में से हमें 3 एक जैसे हैं और एक अलग चुनना है, जो अलग है वही राइट उत्तर है। जब हमने यहाँ पे देखा तो ये लिखा है किलोमीटर, जिसमें दूरी नापा जाता है, मीटर में भी दूरी को ही और मील में भी दूरी को ही नापा जाता है, मतलब ग्राम में तो वेट नापा जाता है, अलग कौन सा हो गया, ये वजन को जो है ग्राम में नापा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो है आपका जो है सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है, क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है क्या होने वाला है। बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 कि हाल ही में बिहार में किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान हुआ है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, मिर्चा चावल, मगही पान, जर्दालू आम, उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट उत्तर है, ये सभी को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार राज्य सरकार ने किस विभाग के लिए सर्वाधिक जो है बजट जो है वांटित किया है, क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, शिक्षा विभाग पे सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे बजट में पैसा को उपयोग करने की जो है बात जो है की गई है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने स्टेशनों के पुनर्विकास की जो है प्रक्रिया शुरू की गई है, क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि बिहार में जो कितने स्टेशन है जिसको फिर से जो है विकसित करने का जो है प्रक्रिया शुरू किया गया है। तो आपको बताना है 49 स्टेशन है, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना, जो भी मेरे दोस्त बी को चुन रहे हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मिड डे मील योजना का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है। मिड डे मील योजना का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है, ये आप लोगों से पूछा गया है, बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताना है कि मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि अब जो है पीएम पोषण शक्ति निर्माण, जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर ए, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसी विद्यालय के वित्तीय प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी होती है। किसी विद्यालय के वित्तीय प्रबंधन की जो है प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी होती है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं प्रधानाध्यापक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। फिर से कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर लो, क्योंकि सुबह में ही आपको एक क्लास मिलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उसमें हम लोग देखेंगे हिंदी और इंग्लिश, जो लैंग्वेज पेपर है उसको सॉल्व करेंगे सुबह वाली क्लास में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उस क्लास का नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन लेना है तो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से बेहतर प्रश्नों को तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे
शिक्षकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रशिक्षण प्रदान करना। बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आविर्भाव का सही विलोम क्या है? आविर्भाव का सही विलोम क्या है? क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बताइएगा 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? आविर्भाव का सही विलोम शब्द क्या है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं तिरोभाव, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन आपके सामने 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। वाक्य का वह भाग जिससे एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं उसे पदबंध कहा जाता है। बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हैं और 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए शुद्ध वर्तनी ये बिल्कुल गलत है उज्जवल, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। उज्जवल ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पर मुकदमा कहां चलाया गया था? क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा है चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पर मुकदमा कहां चलाया गया था? क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं मोतिहारी जिला में, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बिहार की कौन सी क्षेत्रीय भाषा शामिल है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23 जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में बिहार की मैथिली भाषा शामिल है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सौर मंडल का सबसे बड़ा जो है उपग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किस ग्रह का जो है चक्कर लगाता है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किस ग्रह का चक्कर लगाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है बृहस्पति का, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? अब देखिए इसको तो आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, इसके शॉर्टकट कोई भी ट्रिक नहीं है। सबसे पहले आपको प्रथम 10 अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। क्या होता है? पहला अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद से 3, 3 के बाद से 5, 5 के बाद से 7, 7 के बाद से 11, 9 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 9 में 3 से भाग लग जाता है। उसके बाद से 13 होता है, 13 के बाद से 17 होता है, 17 के बाद से 19 होता है, 19 के बाद से कौन सा हो जाएगा? 23 हो जाएगा, और 23 के बाद से आपका 23 के बाद से 29 हो जाएगा। 10 हो गया, गिन लो, और बट्टा में हो जाएगा 10। टोटल संख्या बटा टोटल राशियों को योग बटा राशियों की संख्या, टोटल जोड़ लो कितना हो जाएगा? टोटल जोड़ लो कितना आ रहा है? 129 बटा 10 कितना हो जाएगा? एक अंक पर पॉइंट लग जाएगा अर्थात 12.9। जो भी मेरे दोस्त बताए हैं ऑप्शन नंबर ए, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यदि 5, 10, 15 x 25 का समांतर माध्य जो है 18 हो तो x का मान ज्ञात करें।
अब यहाँ पे आपको समझना है कि माध्य बराबर होता क्या है। माध्य बराबर होता क्या है? तो माध्य बराबर होता है राशियों के योग बटा राशियों की संख्या। औसत बराबर भी वही फॉर्मूला होता है और माध्य बराबर भी, ठीक है, दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको लिखना पड़ेगा 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस x प्लस 25 बट्टे में कितनी संख्याएं हैं 5, तो बराबर 5, और ये कह रहा है 18, तो 18 लिख लो। यहाँ पे देखो आप जोड़ लो, कितना हो रहा है 25 15 40 10 55, प्लस में x है तो x बराबर ये तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा 18 पचे 90। x का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 55 है इधर जाके माइनस का 55 हो जाएगा, तो घटेगा तो कितना आएगा 35, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 10% कम कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 27वें का राइट उत्तर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 27, क्या लगता है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? सभी लोग बताइएगा कि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 10% कम कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम यहाँ पे थोड़े से समझने की कोशिश करेंगे तो इजीली हम समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा हमको करना क्या है, सबसे पहले देखिएगा हमारे पास लॉजिक ये है कि आयत की बढ़ाना है। अगर 100 आयत था तो 20% बढ़ा दो, और चौड़ाई भी 100 था तो आयत 20% बढ़ेगा, चौड़ाई तो ये लंबाई तो 120 हो जाएगा, और चौड़ाई को देखो 10% घटाना है, मतलब लंबाई भी 100 चौड़ाई भी 100 मान लो, तो ये हो जाएगा 90। इसमें कहा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो परसेंटेज में प्रभाव पड़ेगा, अर्थात क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बटा परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 12 नवा 108, 12 नवा 108, अर्थात आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो 108 है ये यहाँ पे 100 है, 100 से 108 हो रहा है, अर्थात बढ़ रहा है कि घट रहा है, 100 से बढ़ रहा है, अर्थात कितना बढ़ रहा है 8% की वृद्धि होगा, कितना होगा 8% की वृद्धि। मुझे लगता है कि आप आसानी से समझ गए होंगे, इसमें कहीं से भी आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है विषम को चुनिए, विषम को चुनना है। यहाँ पे कान है, आंख है, नाक है, गला है, इसमें विषम कौन सा है बताएंगे सभी लोग। विषम यहाँ पे कौन सा है, क्या लगता है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर? तो जब आप देखोगे कान आंख नाक ये जो है आपका बाहरी अंग है शरीर का, जबकि गला जो है भीतरी अंग है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यदि एप्पल को 50 लिखा जाता है, ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा? सॉल्व करिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 29, एक बार सभी लोगों से चाहेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर आपका भी एग्जाम 17 से 21 के बीच होने जा रहा है, 17 से 21 अप्रैल के बीच अगर आपका एग्जाम है तो समझ लो कि यहाँ पे रामबाण प्रश्न आप कर रहे हो। देखिए सबसे पहले इसको हम प्लेस वैल्यू इसके रख लेते हैं। एक होता है ए होता है 1 पे, पी होता है 16 पे, पी होता है 16 पे, एल होता है 12 पे, और ई होता है 5 पे। अब देख लेते हैं भाई साहब टोटल इसके सिंपल प्लेस वैल्यूज जो होता है इसको डायरेक्ट रखे हैं। 16 16 32, 32 12 44, 44 5 49 और 1 50, बिल्कुल इसके प्लेस वैल्यू को रखकर जोड़ दिया गया है, इसके प्लेस वैल्यू को रखा है और जोड़ दिया है। हम भी यहाँ पे अब ऑरेंज के साथ आएंगे। ओ होता है 15 पे, आर होता है 18 पे, ए होता है 1 पे, एन होता है 14 पे, और जी होता है 7 पे, ई होता है 5 पे। जोड़ लो, क्या हो जाएगा ये 21, 21 5 26 और 1 27, 27, 27 के बाद से 18, 18 27 कितना 45, 45 15 60, बिल्कुल हमारा राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, श्रेणी को पूरा करें। जो यहाँ पे श्रेणी दिया गया है इसको हम लोगों को पूरा करना है, ठीक है।
इसने लिखा है 2 से 5, 5 से 11, 11 से 23, 23 से 47। तो अगला पद क्या? ये मैं चाह रहा हूं कि आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में होमवर्क के तौर पे बताओगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आप इसका राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को बताना है, ठीक है? चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का मुख्य कार्य क्या है? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिहार में साक्षरता साक्षर भारत अभियान की जगह अब कौन सा जो है नया कार्यक्रम जो है संचालित है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32। बिहार में साक्षर भारत अभियान की जगह अब कौन सा जो है नया कार्यक्रम संचालित है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 32वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना बिहार में किस वर्ष शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 33। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना बिहार में जो है ये आप लोग को 2006 में स्टार्ट किया गया था, तो उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, अव्ययी भाव समास का सटीक उदाहरण कौन सा है? अव्ययी भाव समास का सटीक उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 34। 34वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। अव्ययी भाव समास का सटीक उदाहरण कौन सा है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 की जो है प्रतिवर्ष अव्ययी भाव समास का, वर्ष के पहले देखो उपसर्ग लगा है प्रति, तो ये अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है 35। 35वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसका एक शब्द में उत्तर देना है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं निर्मम बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर जो है बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 36। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का सही जो अर्थ है आपको याद रखना है, असंभव कार्य को संभव कर दिखाना, असंभव कार्य को संभव कर दिखाना। क्वेश्चन 37वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं कि बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अवशेष स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 37वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है आपको। बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का के अवशेष स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं भागलपुर में है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है? मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 38। 38वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अग्नाशय, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है? क्वेश्चन आपके सामने है 39। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नीति निदेशक तत्वों का नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे
कि जो है भाग 4 उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक चाहिए, 40% चाहिए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किया जबकि 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो कुल अंक जो है कितना है, यहाँ पे आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल है, हमें पास होने के लिए 40% अंक लाना पड़ेगा, जबकि एक आदमी जो है फेल हो चुका है, कितने अंक लाकर 178, ये फेल है कितने अंकों से 22, तो इसको 22 अंक अगर हम दे देते हैं तो ये पास हो जाएगा, अर्थात 40% हो जाएगा। पास होना है तो 40%, इसको जोड़ लो कितना हो जाएगा आपका 200, यहाँ से काट दो कितना हो जाएगा 5, 1% का वैल्यू कितना आ रहा है 5, तो टोटल परसेंटेज में पेपर कितना हुआ होगा 100%, तो 5 गुणे 100 500 पर 500 का पेपर हुआ है 500 नंबरों का, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपको गलती नहीं करना है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त अब तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किए थे तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सुबह वाली में, तब तक के लिए धन्यवाद।